Hello students, now let us continue and complete the chapter of basic accounting terms where we have already discussed so many terms, and some of the terms which are being left out we are going to discuss it today. Now the first term that we are going to discuss it today, that is purchases. Now what do you understand by purchases? When we talk about the purchases, it refers to the amount of goods bought by a business for resale and for use in production. मीन्स परचेज का मतलब हुआ कि वट एवर द गुड्स वी हैव परचेज, मीन्स जो भी सामान मैंने खरीदा, या तो मैं बिजनेस में उसे इस्तेमाल करूंगा फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, या फिर मैं उन्हें खरीद के किसी और को बेचूंगा, उन्हें मैं क्या कहता हूँ, परचेजेस. फॉर एग्जाम्पल दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ रॉ मटीरियल्स. तो परचेज का मतलब क्या हुआ? परचेज इज द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट इज बीइंग बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल. रीसेल मीन्स कि मैंने उन्हें खरीदा और फिर किसी और को बेच दिया, जैसे रिटेलर्स करते हैं, होलसेलर से सामान खरीदते हैं और फिर वो कंज्यूमर को बेचते हैं. तो वो क्या करते हैं, खरीद के उसको रीसेल करते हैं. और फॉर यूज इन प्रोडक्शन, या फिर मैंने खरीदा और उसे प्रोडक्शन एक्टिविटी में इस्तेमाल किया और फिर उन्हें मैंने बेचा, दैट इज नोन एज परचेजेस. देन कमिंग टू परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का मतलब हुआ दैट whatever the goods I have purchased, if I found them they are faulty, they are not according to my specifications, I can return that product to the person from whom I have purchased. तो उसे क्या कहेंगे? Purchase return. So whatever when the purchased goods are returned to the seller due to some reason like not according to specification or due to some defect, that is known as purchase return. तो कोई सामान मैं जो purchase करता हूँ from the seller, and if it is not according to my requirements, according to my needs, then I return it back to the seller, that is known as purchase return. For example, आपने टेबल खरीदी, अब टेबल के कोने में कुछ आपको प्रॉब्लम या डिफेक्ट नजर आया, तो आपने क्या किया, वो टेबल उठा के वापस उस सेलर को दे दी जिससे आपने खरीदी, और उसने क्या किया, आपको उसके बदले में या तो नया टेबल दे दी या तो नया आपको पैसा रिटर्न कर दिया. तो उसको कहते हैं परचेज रिटर्न. नाउ कमिंग टू द सेल्स. सेल्स का मतलब हुआ जो भी आप बिजनेस में एक्टिविटी कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको अगर जब मार्केट में आप बेचते हो तो उसको हम कहते हैं सेल. मीन्स आपने जो भी बनाया उसे जब मार्केट में बेचा उसे कहते हैं सेल्स. व्हाट इज सेल्स? इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट सोल्ड दैट आर ऑलरेडी और मैन्युफैक्चर्ड बाय द बिजनेस. मीन्स ऐसी चीजें जो आपने प्रोड्यूस करी और उन्हें आपको मार्केट में बिजनेस मार्केट में आपने बेचा, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं. इसी तरीके सेल्स रिटर्न होता है कि किसी ने मुझसे सामान खरीदा और उस आदमी को कोई प्रॉब्लम हुई तो उसने मुझे क्या करा, वो सामान वापस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न. तो सेल्स रिटर्न क्या हुआ कि इफ द पर्सन हैव परचेज अ गुड फ्रॉम मी एंड ही डिड नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर गुड, सो ही रिटर्न दैट गुड टू मी बैक, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न. और अगर मुझे कुछ सामान पसंद नहीं आया, मैंने सामान वापस कर दिया जिसको मैंने खरीदा, जिससे मैंने खरीदा, उसको कहते हैं परचेज रिटर्न. सो इफ आई एम रिटर्निंग द गुड एज बीइंग इन अ कंपनी, इफ आई एम रिटर्निंग द गुड, देन इट इज अ परचेज रिटर्न. एंड इफ समवन एल्स हु हैज परचेज अ गुड फ्रॉम मी, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिटर्निंग द गुड टू मी, दैट बिकम्स सेल्स रिटर्न. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज गुड्स. गुड्स जिसमें बिजनेस डील कर रहा होता है, जो बिजनेस का प्रोडक्शन एक्टिविटी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कंपनी पेन बनाती है तो पेन विल बी डिफाइंड एज द गुड्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड्स? इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस यूनिट्स आर डीलिंग. मीन्स गुड मीन्स ऑल द आइटम्स विच आर परचेज एंड सोल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मीन्स जो चीज मैं प्रोड्यूस करता हूँ और मैं जब मार्केट में बेचता हूँ या खरीदता हूँ, उसे मैं गुड्स से डिफाइन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये पेन बनाता हूं तो माई कंपनी विल बी डिफाइंड इन दिस पेन एज गुड्स इन विच वी आर डीलिंग विथ. मैं किससे डील करता हूं? पेन से. मैं पेन्स के रॉ मटेरियल्स खरीदता हूं और उनको क्या करता हूं, कन्वर्ट करके मैं मार्केट में बेचता हूं, दैट इज नोन एज गुड्स. देन स्टॉक और इन्वेंट्री. स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो सामान आपने खरीदा और आपने खरीदा बट उस साल वो बिका नहीं, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट ईयर में बिकेगा, तो
तो उसे मैं क्या कहूंगा स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल सुबह मेरे पास 10 स्टूल थे, तो व्हाट डिड आई हैड 10 stools. In the whole day I purchased 20 stool and I sold 10 stools. So how many stools are left at the end of the day? ना क्या था, 10 स्टूल मॉर्निंग में थे मेरे पास, मैंने 20 खरीदे, 10 बेचे, तो 10 + 20 दैट इज 30, देन अगेन -10 तो इट विल बी 20. तो दिन के एंड में at the end of the day how many stools I am having 20, so that 20 stools become a stock for me for the next day. In the same way stock inventory का मतलब होता है it refers to the good held by the business for sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods or services. या फिर ऐसा चीज है या ऐसे रॉ मटेरियल जिसका इस्तेमाल मैं नेक्स्ट डे करूंगा फॉर द कंजम्पशन फॉर क्रिएटिंग द प्रोडक्शन एक्टिविटीज दैट इज नोन एज स्टॉक. तो स्टॉक का मतलब हुआ whatever the things which are being left with me at the end of the accounting year will become a stock for me because next year I am going to sell those particular goods in the next accounting year. तो स्टॉक मेरे लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है. आज नहीं तो कल मैं क्या करूंगा, बेचूंगा. जैसे मेरे पास दिन के एंड में कितने बचे 20 stools, तो नेक्स्ट डे मेरे पास क्या होंगे 20 stools होंगे जो मैं बेचूंगा मार्केट में. क्लियर. तो स्टॉक क्या हुआ, whatever it is being left with me at the end of the accounting year that becomes a stock. तो जो भी गुड्स जिसको मैं बेचता हूं, जिससे मैं बिजनेस डील करता हूं, साल के अंत में अगर वो बच जाए तो उसको मैं स्टॉक कहता हूं. अब स्टॉक क्या क्या हो सकता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स क्या होता है, रॉ मटेरियल्स जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, अगर वो साल के अंत में बचे तो वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. या कह सकते हैं स्टॉक ऑफ सेमी फर्निश्ड गुड्स. सेमी फर्निश्ड गुड्स मीन्स पेन बना रहा हूं, पेन का निब तक बन गया है बट कैप नहीं बना अभी तक, तो वो क्या है सेमी फर्निश्ड, मीन्स दे आर ऑन द प्रोसेस. तो वो भी मेरे लिए क्या है, फायदेमंद है. जब बन जाएंगे तब मैं बेचूंगा. तो उस अकाउंटिंग ईयर की. या फिर स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की मैंने पेन बना लिए थे बट उतने पेन मार्केट में बिके नहीं, तो मैं नेक्स्ट ईयर बेचूंगा. दैट विल बी द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. व्हाट इज स्टॉक, इट रिफर्स टू द गुड्स held by the business for the sale in the ordinary course of business or for consumption in the production of goods or services. जिसको हम कहते हैं stock of raw materials which are going to be used for the consumption in the production activities. So this is the meaning of stock. समझ में आया कि परचेजेस क्या हुआ. परचेजेस का मतलब हुआ जो गुड्स मैंने खरीदे फ्रॉम द सेलर उसको परचेजेस कहते हैं. परचेज रिटर्न, अगर उन गुड्स में कोई डिफेक्ट निकल आए तो मैं उन्हें जब वापस करता हूं तो उसे परचेज रिटर्न. सेल, जिस चीज को मैंने खरीदा उसको मैंने मार्केट में बेचा, या फिर मैंने जिसको प्रोड्यूस किया जब मैंने मार्केट में बेचा उसको सेल कहते हैं. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न जो सामान सामने वाले ने खरीदा, कंज्यूमर ने मुझसे खरीदा, उसमें उसको प्रॉब्लम लगी तो उसने मुझे वापस कर दिया तो उसको सेल्स रिटर्न. गुड्स, जिस चीज में मैं बिजनेस यूनिट से डील कर रहा हूं, जो चीज मैं प्रोड्यूस करता हूं उन्हें गुड्स कहता हूं. जैसे एग्जांपल, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग दिस पेन तो दिस विल बी डिफाइंड एज गुड्स फॉर मी. स्टॉक, साल के अंत में जो गुड्स जिस चीज से मैं डील करता हूं वो अगर मेरे पास रह जाता है उस अकाउंटिंग ईयर का तो उसको मैं स्टॉक कहता हूं, जिसे मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में बेचूंगा. ठीक है. Now next term that we are going to use, that is trade receivable. Now trade receivable means it refers to the amount receivable for sale of goods or services taken in the normal course of business. ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है जो भी सामान मैंने जो बेचा है उसके बदले में जो पैसा मुझे मिलता है उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं. नाउ ट्रेड रिसीवेबल में दो टर्म्स आते हैं, दैट इज डेब्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. डेब्टर्स का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई सामान अपने दोस्त को बेचा और उस दोस्त ने कहा कि मैं पैसा बाद में दूंगा, तो वो मेरे दोस्त मेरे लिए क्या हो गया, डेब्टर हो गया. So what is debtor? It is a person or a firm to whom goods have been sold or services rendered on credit. किस बेसिस पे किया है, क्रेडिट पे किया. मैंने उधार में उसको सामान बेचा या उसको उधार में मैंने अपनी सर्विसेज दी हैं और कहा, उसने कहा है कि वो बाद में मुझे पैसा देगा. दैट इज पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, आई हैवंट रिसीव्ड द पेमेंट. उसको मैं क्या कहता हूं, डेब्टर्स कहता हूं. तो डेब्टर्स का मतलब होगा कि मैंने किसी आदमी को पैसा दिया या सामान दिया और उसने कहा कि मैं बाद में कुछ दिन बाद मैं अपने आप पैसा आपको दे दूंगा, तो वो पर्सन या वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए क्या हो गई,
डेप्टर हो गई। वो मेरे लिए क्या हुआ, डेप्टर, बिकॉज आफ्टर फ्यू डेज आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी बैक। तो जितने बेचा है उतने में वो पैसा मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा तो मुझे 10,000 रुपए कुछ दिन के बाद मिल जाएंगे, तो मैं, क्योंकि मैंने सामने वाले ने मुझसे उधार में खरीदा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्टर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड बिल रिसीवेबल क्या हुआ, बिल रिसीवेबल का मतलब हुआ कि मैंने, फॉर एग्जांपल मैं ए हूं, सामने वाला बी है, तो ए ने बी को गुड बेचा, बी ने कहा कि मैं पैसा बाद में दूंगा। अब ए को बी पे भरोसा नहीं, तो ए ने कहा ठीक है मैं एक पेपर वर्क कर लेता हूं और उस पेपर वर्क में ये कहूंगा कि जो भी पैसा तुमने लिया है 3 महीने बाद विथ अ सर्टेन, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 9 महीने बाद, आप विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम मेरे पैसा मुझे वापस करोगे। तो व्हाट इज बिल रिसीवेबल, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज मींस एक पेपर वर्क तैयार किया गया which is being drawn by whom, the seller, seller कौन था, that is A, on the buyer, buyer कौन था, B, in which the seller directs the buyer, in which A directs the buyer to pay the specified amount, the amount of loan which he has taken along with the interest at a specified future date, कि 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने जो भी डेट डिसाइड होगी ए और बी के बीच में, उस डेट पे वो पेमेंट करेगा। नहीं करता है तो फिर ए उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो डेप्टर क्या हुआ कि सिर्फ जबान से बात हुई कि उसने उधार लिया और वो आफ्टर फ्यू डेज वो पैसा मुझे रिटर्न कर देगा, तो उसको कहते हैं डेप्टर्स। बिल ऑफ रिसीवेबल कि ए और बी के बीच में, ए मींस मैंने सामान बेचा किसी को, उसमें मुझे भरोसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, जिसमें ये कहा कि बी हैज टू पे दैट अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर फ्यू डेज विद अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज बिल रिसीवेबल। क्लियर? तो इसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब होता है कि जो भी सामान मैंने बेचा उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। दैट इज, यहां मैं क्या कर रहा था, मैं यहां पे ट्रेड पेबल का मतलब होता है जो भी सामान मैंने खरीदा उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। दैट इज नोन एज ट्रेड पेबल। मींस मैंने उधार में सामान खरीदा। ट्रेड पेबल का मतलब हुआ जो भी सामान मैंने खरीदा है उसके लिए मैंने पेमेंट नहीं किया, उसको कहते हैं ट्रेड पेबल। तो उसमें 2 टर्म्स आते हैं, दैट इज क्रेडिटर्स एंड ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स का मतलब ट्रेड पेबल नहीं कहते, सिर्फ बिल्स पेबल कहते हैं ना। क्रेडिटर्स का मतलब हुआ कि मैंने अपने दोस्त से सामान उधार में खरीदा, मैंने अपने दोस्त से सामान उधार में खरीदा और मैंने कहा कि कुछ दिन बाद मैं पैसा लौटा दूंगा। तो वो आदमी जिससे मैंने सामान उधार में खरीदा है वो मेरे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्यों? क्योंकि वो मैंने उससे क्या करा है, सामान उधार में खरीदा। आज नहीं तो कल मुझे उसको पैसा क्या करना है, वापस लौटाना है। सो इट इज अ पर्सन और अ फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services have been taken on credit। तो मैंने सामान क्या खरीदा है, उधार में खरीदा है और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए वो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्योंकि आज नहीं तो कल, not today or by tomorrow, I have to pay that to that particular person or a firm. That's why that particular person or a firm becomes a creditor for me। तो क्रेडिटर क्या होता है, आपने किसी से सामान खरीदा और उसका पेमेंट नहीं किया तो वो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए क्या होती है, क्रेडिटर होती है। इसी तरीके से बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल का ऑपोजिट, जो मतलब दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ये बी है। ए ने बी को सामान बेचा तो ए बिकम्स अ सेलर, बी बिकम्स अ बायर। ए ने बी को सामान बेचा, ही हैज सोल्ड अ गुड्स टू बी। ठीक है, नाउ बी ने कहा मैं आफ्टर फ्यू डेज आई एम गोइंग टू पे द मनी। तो ए को बी पे भरोसा नहीं था, तो ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। किसके नाम पे, बी के नाम पे, और बी ने उसको रिसीव कर लिया कि ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ, 10,000 रुपए का सामान बेचा है ए ने बी को और बी ने कहा है ठीक है मैं कुछ दिन बाद दूंगा। तो ए और बी के बारे में डिसाइड हुआ कि आफ्टर 3 मंथ्स
B is going to pay that particular amount with a certain rate of interest. मान लेते हैं at the rate of 10% rate of interest. B is going to pay that amount to A. But A को भरोसा नहीं था, उसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया. बिल ऑफ एक्सचेंज तो A ने B के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज A के लिए बन गया बिल रिसीवेबल और B के लिए बन गया बिल्स पेबल. तो बिल रिसीवेबल और बिल पेबल क्या हुआ? A sold the goods to B for 10,000, but A doesn't have a feeling that B is going to pay. तो उसके लिए उसने क्या किया? पेपर वर्क किया. पेपर में ये डिसाइड हुआ, जो पेपर वर्क हुआ उसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज. उसमें ये डिसाइड हुआ कि B is going to pay that amount after 3 months at the rate of 10%. At the rate of 10%. अब ये मंथ और परसेंटेज ये A और B आपस में डिसाइड करेंगे. तो A के लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया? बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो पैसा रिसीव करेगा 3 महीने बाद. और बी के लिए वही बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया? बिल्स पेबल, बिकॉज बी क्या करेगा? 3 महीने बाद उसे पे करेगा. तो यही बिल्स पेबल बी के लिए लायबिलिटी है और यही बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए एसेट है. तो ट्रेड रिसीवेबल कंपनी के लिए क्या होता है या फर्म के लिए या मेरे लिए क्या है? एसेट है. और यही ट्रेड पेबल कंपनी के लिए या मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है. क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि इसमें मुझे पे करना है और इसमें मुझे रिसीव करना है. क्लियर? फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं. डेप्टर्स क्या होते हैं? डेप्टर्स वो होता है जिससे मैंने सामान उधार में खरीदा है और जिसने मुझसे सामान उधार में खरीदा है और उसने मुझे पेमेंट नहीं किया है. मैंने पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो उसे हम डेप्टर्स कहते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल वो होता है जो मैंने किसी को सामान बेचा और उसके बदले में मैंने क्या किया? बिल एक इशू किया जिसमें लिखा था, वो बिल मेरे लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल. जब मैं वो बिल दिखाऊंगा तभी सामने वाला वो मुझे पेमेंट करेगा. दैट इज नोन एज बिल रिसीवेबल. क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि मैंने किसी सामान खरीदा और मैंने उसको पेमेंट नहीं किया तो उसको क्रेडिटर्स कहते हैं. और ऑन दी अदर हैंड पेमेंट नहीं किया, उसके बदले में सामने वाले ने मेरे ऊपर बिल इशू कर दिया तो उसको कहते हैं बिल्स पेबल, which I have to pay after a certain number of days as being decided with that particular rate of interest. तो समझ में आया? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स. Now let us discuss some more terms in this chapter. This next term that we are going to discuss, that is discount. Now discount सबको पता है क्या होता है कि जो जिस प्राइस का हम सामान करें उसमें थोड़ा सा रिडक्शन कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट. हम लोग क्लास 7 में पढ़ा था मैथ्स में. व्हाट इज डिस्काउंट? दैट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर, दैट इज नोन एज डिस्काउंट. कोई भी रिडक्शन एक सेलर जो करता है बायर के लिए उसको हम डिस्काउंट कहते हैं. अब डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं. पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जो मम्मी फॉर एग्जांपल मम्मी बाजार में जाती हैं और जो मोल भाव करती है ना कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए की चीज है तो मम्मी कहती है 8 रुपए में दे दो. तो क्या हुआ? फिर वो कहता है कि चलो 8 रुपए में नहीं, भाई बहन जी 8 रुपए में नहीं हो पाएगा, 9 रुपए. तो मम्मी कहती नहीं 8 ही रुपए में दीजिए और फिर वो आगे चल देती है. फिर थोड़ी देर बाद वो ला के कहता भैया अच्छा मैडम जी आके ले जाइए. तो वो क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट. तो मम्मी ने सामान कितने में खरीदा? 8 रुपए. कितने में खरीदा? 8 में. तो वो 2 रुपए कहीं नजर आए? नहीं नजर आए. बट क्या हुआ? मोल भाव तो किया. तो वही बिल बनने से पहले, मतलब बिल बनने से पहले जो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? इट इज द रिबेट allowed by the seller at a fixed percentage of a list price, that is known as trade discount. तो बिल बनने से पहले जो डिस्काउंट मैंने रिसीव कर लिया उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट. ऐसे डिस्काउंट कहीं भी पेपर में शो नहीं होते हैं, इन्हें कहीं पे शो नहीं किया जाता क्योंकि क्या हुआ? ये तो बिल बनने से पहले डिस्काउंट रिसीव किया. तो इसका मतलब मैंने जो मैंने सामान 10 रुपए था उसको मैंने कितने में डिसाइड करा लिया? 8 रुपए में. अब जो बिल बनेगा वो कितने रुपए का बनेगा? 8 रुपए का बनेगा. कितना बनेगा? 8 रुपए का. तो दैट्स व्हाई ट्रेड डिस्काउंट वो रिबेट होता है.
जो मोल भाव किया है। कैश डिस्काउंट क्या हुआ? अब मम्मी ने बिल बनवा लिया, कितने का बनवा लिया? 8 रुपए। अब मम्मी कभी सेटिस्फाई नहीं हुई, उन्होंने कहा भाई साहब 7 रुपए का होना चाहिए था, आपने महंगा दे दिया। अब बिल तो बन गया है, उसके बाद क्या है? अब मम्मी और डिस्काउंट मांग रही है, तो और डिस्काउंट मांग रही है, तो भाई साहब क्या सोचते हैं, चलो ठीक है दे देते हैं, तो 1 रुपए का और डिस्काउंट किया। अब क्या हुआ है? आपने ऑलरेडी 1 रुपए का 8 रुपए का बिल बना लिया। अब पेमेंट रिसीव करने के लिए कि भाई चलो मंदी चल रही है, इस समय लॉकडाउन है, कहीं से कुछ पैसा ही आ जाएगा, तो भाई साहब ने क्या हुआ, वो दुकानदार क्या हुआ, रेडी भी हो गया 7 रुपए। तो अब क्या हुआ, उसने 8 रुपए का बिल बना लिया था, अब बेच कितने में रहा है? 7 रुपए। तो वो 1 रुपए क्या उसको डिस्काउंट, अब उसको वो 1 रुपए का डिस्काउंट उसको उस बिल में शो करना पड़ेगा। तो ऐसे रिबेट जो बिल बनने के बाद बनते हैं, ऐसे डिस्काउंट जो हम बिल बनने के बाद पे रिसीव करते हैं या देते हैं, उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो ऐसे डिस्काउंट की एंट्रीज होती हैं, बट बिल बनने से पहले जो डिस्काउंट दिए जाते हैं उनकी एंट्रीज नहीं होती। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ रिबेट अलाउड बाय टू द बायर फॉर मेकिंग फर्म पेमेंट। कोई पेमेंट मिल जाए इस मंदी के समय में, कुछ पैसा आ जाए, चलो वो 1 रुपए का डिस्काउंट मांगे, 1 रुपए का डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। समझ में आया? तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो डिस्काउंट मैंने मोल भाव करा लिया, मोल भाव कराया और रेडी करा लिया, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट कि मैंने बिल बनवाने के बाद फिर थोड़ा सा डिस्काउंट करा लूं, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज पास नहीं होती है, बट कैश डिस्काउंट की एंट्रीज पास होती हैं, बिकॉज इट इज बीइंग मेड आफ्टर द बिल being made, and trade discount is being done before making the bill. Clear? Now bad debts. The last one that we are going to discuss. Bad debts. Bad debts का मतलब होता है ऐसा कोई पैसा मैंने या ऐसा कोई सामान जो मैंने उधार में किसी को दिया था और अब मुझे मुझसे वो पैसा रिसीव करने की उम्मीद खत्म हो गई है, उसको कहते हैं बैड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं ए हूँ, ये बी है, मैंने ए ने बी को 100 रुपए उधार में दिए। कितने में दिए? 100 रुपए। और जब ए बी से मांगता था तो बी उसे कहता था कल आइए कल आइए। कुछ दिन बाद बी भाग गया, बी क्या हो गया? गायब हो गया। तो अब वो पैसा बी से ए को मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो ये 100 रुपए बी के लिए क्या हो गया? ए के लिए क्या हो गया? बैड डेट। क्या हो गया? बैड डेट। तो एनी अमाउंट विच बिकम्स इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेब्टर दैट इज बैड डेट। तो ए बी क्या है? बी वॉज द डेब्टर, और तो अब जब पैसा मुझे उसको मिला नहीं, इसीलिए वो बैड डेट हो गया। क्लियर? Okay, now with this we are completed with the chapter number 2, where we have discussed all the basic accounting terms. In the next chapter, we are going to talk about some of the principles and assumptions of accounting, which we use while working in accountancy. Okay, if you have any doubt, any queries related to any topic which we have studied till now, you can call me or WhatsApp me on my number. Thank you.